क्योंकि अगर बच्चे की परवरिश में गड़बड़ हो गई तो फिर उम्मीद मत कीजिए कि आने वाले वक्त में वो कुछ भी ऐसा कर पाएगा जो परिवार के, उसके, समाज के या देश के हित में होगा। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई है। अगर नींव ही टेढ़ी पड़ गई तो ऊपर का भवन तो ठीक बनने के चांसेस हैं ही नहीं, ना के बराबर है। और मूल रूप में अगर हम देखें तो आपको परवरिश में क्या नजर आएगा? क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें 3 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पेरेंटिंग, एक एजुकेशन और फिर यहां से होते हुए करियर काउंसलिंग। बच्चा पैदा हुआ, फिर वो स्कूल में गया और फिर उसने अपने जीवन में कोई ना कोई करियर चूज किया। अब इन तीनों चीजों में से जहां भी गड़बड़ हो गई, ये समझ लीजिए वहीं से रास्ता आपके बच्चे का गलत चला गया। मान लीजिए परवरिश गलत हो गई तो उसका जो कॉन्सेप्ट है एज फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अपने लिए, वही खराब हो जाएगा। या हम ये कहें कि उसकी एजुकेशन में गड़बड़ हो गई तो वहां भी यही होगा। अब दोनों ही चीजें, चाहे पेरेंटिंग हो चाहे एजुकेशन हो, अगर ये कॉन्शियसली किया गया है तो आपके बच्चे को आगे जीवन में सही रास्ता मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, इसके चांसेस ज्यादा होंगे। और यदि ये डेलिबरेटली नहीं किया, कॉन्शियसनेस के साथ नहीं किया, ऐसे ही हो गया, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं। मैं जब शुरुआत में इस फील्ड में आगे बढ़ने लगा तो शुरुआत में मेरे सामने कुछ चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस ये थे कि सोसाइटी ने अपने लिए और अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ पैरामीटर्स बना रखे थे, और वो पैरामीटर्स जो है वो इस तरह से बाउंड करते थे उस बच्चे को और उसकी परवरिश को। आपको इनको फिर ये बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं मैम, ये बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो आप इनको लेके पीछे चले जाएं, वो ज्यादा आसान रहेगा। कोई बात। वो जो पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था कि सोसाइटी ने एक पैरामीटर बना दिया, उस पैरामीटर में हमको फिट बैठना है, इसीलिए हम लोग शादी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसीलिए हम स्कूल में भेज रहे हैं, हम ये पूरा कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, इसका मुझे डाउट है। और मैंने पूछना शुरू किया लोगों से और इनके इन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए कि आपने बच्चे पैदा क्यों किए। भाई जैसे हम लोग कुछ तैयारी करते हैं, आज ये सेमिनार जब हमने करने के बारे में सोचा तो आप लोगों तक पहुंचने के बारे में भी सोचा होगा। फिर हमने कुछ आप लोगों को बताना कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, ये सेमिनार हॉल को, इसको ऑडिटोरियम को फिर बुक करना, फिर बुकिंग के बाद में बाकी के अरेंजमेंट्स करना कि साउंड कैसे होगी और आप लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब मुद्दे पूरी तैयारी की ना पहले हमने। खेत में किसान जब बीज बोता है कोई फसल उगाने के लिए, वो भी यही ऐसे ही करता है, पहले पूरी भूमि को जोतेगा, फिर उसके ऊपर मतलब उसमें पानी देगा, फिर वो जो बीज बोने लायक हो जाएगी तो वो बीज बोएगा, एक प्रोसेस को फॉलो करता है। हमारे घर में एक नया बच्चा आना है जिसको आमतौर पे समाज में ये कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो भगवान का रूप हमारे घर में आना है। क्या हमने उस परमात्मा के उस अवतार को अपने घर में आने से कुछ पहले तैयारी की, या बस ऐसे ही हो गया? और मैं देखता हूं
कि 99.9% पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पैदा करने से पहले कोई तैयारी नहीं की, बस वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। अब इश्यू आ गया कि बिना तैयारी के बच्चा पैदा हो गया, नाउ व्हाट? अब उसकी परवरिश के लिए आप कितने तैयार हैं? पता चलता है कि जब आप पैदा हुए तब से लेकर जब आप माता पिता बने तब तक आपके सामने समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बच्चे की परवरिश पर बात करता हो। मतलब पहले परवरिश कैसे होती थी? आपकी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर आपको सारे तरह के लोग मिलेंगे, भेदभाव करने वाले भी, सबसे बराबर प्रेम करने वाले भी, गुस्सा करने वाले भी, प्यार करने वाले भी, झूठ बोलने वाले भी, सच बोलने वाले भी, किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है ये भी मालूम है, किसकी कम होती है ये भी मालूम है। तो बच्चा अपने परिवार को ही, क्योंकि परिवार उसका सोसाइटी का एक छोटा मॉडल बन गया, तो पूरे समाज का आईना अपने परिवार में देख रहा है। तो कोई कॉन्शियस एफर्ट किसी को करने की जरूरत नहीं है। समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें आपके साथ की उम्र के लोग भी हैं और उसके दादा की उम्र का आदमी भी है जो अपनी जिंदगी के 60, 70, 80 साल का तजुर्बा भी बता रहा है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस देख रहा है। तो एक सोसाइटी का पूरा छोटा मॉडल उसके पास अवेलेबल है। बट एक टाइम आया जब ज्वाइंट फैमिली का कल्चर खत्म होने लगा, या मैं ये कहूं कि ज्वाइंट फैमिली का कल्चर खत्म किया जाने लगा। क्या आपको मालूम है इस बात का कि ज्वाइंट फैमिली का कल्चर एक प्लानिंग के तहत खत्म किया गया? क्या जानते हैं आप ये बात? कभी सोचा है इस बारे में कि ऐसा कैसे हो गया कि एक परिवार का पूरा जो 15-15 लोग, 10-10 लोग एक साथ रहते थे, आज केवल घर में 2 या 4 लोग ही रह गए। और उस परिवार को तोड़ करके इस तरह से बिखरा दिया गया कि उसका एक हिस्सा चंडीगढ़ में है, दूसरा अंबाला में है, तीसरा दिल्ली में है, या चौथा मुंबई में, या कहीं ऐसे करके अलग अलग हिस्से पड़े हुए हैं। और पता चलता है कि पहले जब हम ज्यादा लोग थे तो कोई भी बेरोजगार नहीं था, और जब हमारे घर में एक एक बच्चा आया तो अब हर घर में बेरोजगारी है। पता चलता है कि जब हम ज्यादा लोग थे तो डिप्रेशन का जो आंकड़ा है वो 0% था। सिर्फ अगर मैं ज्यादा कहूं मैक्सिमम 10% रहा होगा डिप्रेशन का आंकड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है या इंसान का जो दिमाग होता है उसमें 8 से 10% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो रहती ही डिप्रेशन में है। मतलब उसको बाहर निकलने का शौक होता है, उसको कोई इच्छा ही नहीं होती, वो उसको एक से निकालेंगे वो दूसरे ढूंढ लेगा। वो सोचने की अपनी आदत उसकी इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर से ढूंढ लेगा कोई ना कोई बहाना वापस उसी जगह जाने का। मतलब दुखी होने का, परेशान होने का, शिकायत करने का, दूसरे को दबाने का, खुद को दिखाने का, तो वो रहता है। बाकी की जो पॉपुलेशन है वो उसमें डिप्रेशन लेवल 0 था। क्या होगा समझ रहे हैं? अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन आया कि एक ज्वाइंट फैमिली, एक सिंगल फैमिली, लेकिन आपके सामने हर दीवार पर एक स्लोगन दिखाई दिया होगा जो बड़े लोग बैठे हैं उनके सामने, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना? सबको ये लगा कि परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, कुछ गांव में गया हुआ, क्योंकि गांव में रिसर्च पार्ट में हम लोग रहते हैं, तो उस रिसर्च पार्ट में मैंने देखा कि जिस वक्त घर में 20-20 लोग रहते हैं तब जो आमदनी है, अगर वो 4 भाई हैं तो आमदनी या काम जो है वो 4 गुना है और जो खर्चा है वो 1/4 है। और जैसे ही हम लोग सेपरेट होकर 4 हिस्सों में 4 घरों में डिवाइड होते हैं तब एक घर के 4 घर बन गए। तब आपको एक टीवी खरीदना पड़ता था पूरे घर के लिए, अब आपके पास 4 टीवी हैं।
फिर कल्चर को इस तरीके से किया गया कि हमारी नई जनरेशन को सिखाया गया, एक शब्द सिखाया प्राइवेसी। फिर वो प्राइवेसी ऐसा आया कि आपका जो 10वीं क्लास का बच्चा है, 16 साल का बच्चा, उसे भी अपना प्राइवेट रूम चाहिए। अगर उसको रूम चाहिए तो उसके रूम में उसको अलग कंप्यूटर चाहिए, उसको अलग एलईडी चाहिए, उसको अलग फोन का कनेक्शन भी चाहिए, अगर आपके घर में लैंडलाइन है तो उसको अपने अलग मोबाइल चाहिए, उसको अपना सब कुछ अलग चाहिए। यानी वो जो खर्चा पूरे 20 लोगों का परिवार में एक था, वो पहले 4 गुना हुआ और फिर वो 8 गुना हुआ, क्योंकि फिर कम से कम एक मम्मी पापा के रूम में और एक बच्चे के रूम में। आपने देखा ये पूरा सिस्टम में बेनिफिट किसको हुआ? बाजार को। इस पूरे सिस्टम में परिवार को क्या लाभ हुआ? इनसिक्योर परिवार ज्यादा हुआ, डिप्रेशन लेवल बढ़ा, टेंशन बढ़ी, बच्चे अब जो हैं वो आया के भरोसे हैं, अब बच्चे फैमिली के भरोसे नहीं है, अब उनको काम वाली या मतलब या उनकी केयर टेकर देखती है। और क्या अब बच्चे को सोसाइटी का कोई मॉडल दिखाई दे रहा है? आप थोड़ा गौर फरमाएंगे ना, जब आपका बच्चा छोटा है तो एक बार थोड़ा सा नजर दौड़ाइए जब शहर में, क्योंकि आप लोग सारे शहर में रहने वाले लोग हैं, आपने समाज के कौन से हिस्से से एक्सपोजर करवाया है उनका? मतलब बच्चा हमारा रूटीन क्या है? सुबह उठा और उठा भी वो इस तरीके से उठा कि जब उसे स्कूल जाना है, स्कूल की बस जानी है, स्कूल की बस जाने से आधा घंटा पहले उठेगा, फटाफट फ्रेश होगा, फटाफट खाना खाएगा और अपना बैग पैक करेगा और अपनी बस में बैठ करके चला जाएगा, या ऑटो रिक्शा में जो भी रास्ता आपका जाने है तो वो चला जाएगा। यही होगा। स्कूल में क्या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो उसे जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है? तो मैं आपको स्कूल का रूटीन बता रहा हूं। प्रेयर होगी, प्रेयर पूरी तरह से अंग्रेजी में होगी, उसके बाद चाहे उसे समझ में आए चाहे ना आए, उसके बाद क्लासरूम में मैम अंग्रेजी में बहुत बोलेगी, फिर उसको अंग्रेजी के सिलेबस पढ़ाया जाएगा, फिर उसमें उस बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स लिख के दे दिए जाएंगे, या तो बोर्ड पे मैम लिख देगी या आपकी बुक पे मार्क कर दिया जाएगा। ऐसे ही होता है। फिर वो बच्चा जो है घर आने के बाद उसको मम्मा फिर से फेयर कॉपी में नोट कराएगी या फिर ट्यूशन टीचर कराएगा, फिर उनको लर्न कराएंगे, फिर हम मंडे टेस्ट में या फिर फ्राइडे टेस्ट, जो भी टेस्ट होगा वीकली या फिर मंथली टेस्ट में फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हमारे बच्चे के मार्क्स आएंगे, फिर जब वो हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा? पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ डायलॉग्स होंगे जो टीचर्स को उनके स्कूल के मालिक सिखाते हैं कि जब कोई मतलब बच्चा आता है तो आपने पेरेंट को कहना क्या है? आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये कर सकता है लेकिन करता नहीं है, ये थोड़ा कंसंट्रेट करेगा तो बहुत अच्छा कर जाएगा, ये बेटा यू मस्ट वर्क हार्ड, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा पढ़ो। यही होता है। कोई और डायलॉग पेरेंट टीचर मीटिंग का याद है आपको? ये डायलॉग होते हैं ना। और फिर मम्मा वहीं से बच्चे से प्रॉमिस लेके निकलती है, अगली बार ये अच्छा करोगे ना, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, अब चलो। और फिर जैसे घर जाते हैं फिर से वही शुरू हो जाता है। फिर क्लास 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं क्लास तक जाते जाते ऐसा कि जो अटेंडेंस का परसेंट होता है वो 100% होता है। नर्सरी में भी, एलकेजी में भी, यूकेजी में भी, स्टैंडर्ड फर्स्ट में भी, सेकंड स्टैंडर्ड में भी, थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स माँ बाप में से एक जना स्कूल में जाना बंद कर देता है। पापा कहते हैं तुम नहीं जाओ, माँ कह देती है अब की बार तुम चले जाओ, पिछली बार मैं चली गई थी। ठीक ऐसा होता है ना। तीसरी के बाद फिर चौथी, 5वीं, 6ठी आते आते ये तो ये नहीं करता, ये तो ये नहीं करता, ये तो ये नहीं मानता, इसको कितनी बार समझा लिया, इसको अपने करियर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये
कुछ सीखना ही नहीं चाह रहा, कुछ समझना ही नहीं चाह रहा। और फिर ये डायलॉग्स बढ़ते बढ़ते क्लास 9th और 10th में अगर आप पीटीएम का परसेंटेज देखोगे, 40 बच्चों की क्लास में से 10-15 पेरेंट भी नहीं आते, एब्सेंट ही रहते हैं। और 11वीं 12वीं में तो ये पीटीएम का जो परसेंटेज है वो 0 के बराबर हो जाता है, पता है आपको? फिर वो सिर्फ कोचिंग वाले पीटीएम पे जाते हैं, जहां कोचिंग में डर रखा है, वहां पे भी सेम डायलॉग होते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोसेस में बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कुछ सोचा आपने? किसी ने भी कि बच्चा क्या सोच रहा है या बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग में लगाइए, कितने परसेंट पेरेंट अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश रहते होंगे? यहां पर 15 साल से ऊपर कौन बच्चा है जो पढ़ रहा है? अभी भी स्टूडेंट है जो 15 से ऊपर। कोई ऐसा है जिसके पेरेंट उसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं? 15 से ऊपर का कोई भी नहीं है। और ये अगर आप 1 लाख बच्चों में से पूछोगे ना तो यही आंकड़ा है। 1 करोड़ बच्चों से पूछोगे तो यही आंकड़ा है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। कैन यू इमेजिन दिस? ये डिफाइन, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप घर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब रिसर्च प्रोसेस में हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरा बच्चा कैसे सोचता है। मेरा बच्चा इन द सेंस ये सभी बच्चे कैसे सोचते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरा ये जानना जरूरी है। आपको अगर आपके बच्चे से मिलवाना है मुझे, या आपके साथ जो मेरा पर्पस है, जो मेरा एक्चुअल पर्पस है कि मैं आपको आपके बच्चे से कनेक्ट कर पाऊं, वो पर्पस केवल तब हल होगा जब हमें पता चलेगा कि हम सोच किधर रहे हैं और हमको सोचना किधर चाहिए। क्योंकि आपकी इच्छाओं का, आपके सिलेबस का कभी अंत नहीं होने वाला है। उसका कारण क्या है कि क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक बच्चा सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा और एक 40th नंबर पे भी आएगा रैंकिंग में। ये श्योर है, मतलब इसमें आपको फालतू ज्यादा दिमाग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो 39 हैं उनके मां बाप की इच्छा है कि मेरे वाला फर्स्ट आ जाए, ठीक है? और जो फर्स्ट है उसके मां बाप की इच्छा है कि तो यहां से नीचे ना जाए और दूसरा चारों सेक्शनों में फर्स्ट आ जाए। क्योंकि जब वो फर्स्ट आता है, बताता है मम्मा आज मैंने क्लास टॉप किया, तो मम्मा अगली बार पूछती है चारों सेक्शनों में किसने टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉपर आया, स्टेट में कौन टॉपर आया, सीबीएसई क्यों नहीं टॉप किया, सीबीएसई टॉप हो गया तो बाय चांस कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा हो, वो क्यों नहीं टॉप किया। मतलब दोनों जगह टॉप होना चाहिए था यार, उधर सेकंड आ गए उधर फर्स्ट आ गए तो भी गड़बड़ हो गई। कुछ कमी है, हर बार कुछ कमी है। अच्छा, आपने अगर थोड़ा सा नोट किया हो, आपको अंदर से फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट कब आता है? फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट यानी हमने कुछ खत्म किया, हमने कुछ किया, हमने कुछ अचीव किया। एवरीवन, मतलब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बच्चे कोई भी, आप अपने आप भी बताएंगे। आप कुछ काम करने चले, वो काम पूरी तरह से हो गया तो अंदर एक संतुष्टि होती है कि काम सही हो गया, है ना? फिर हम कुछ करने चले, गड़बड़ हो गई तो अंदर ही रहेगा, ये और हो जाता तो, ये और हो जाता तो ठीक था। वो फीलिंग नहीं आएगी, मतलब मजा सा नहीं आएगा और कुछ टाइम तक वो घूमता रहेगा दिमाग के अंदर। अच्छा, आपने सोचा कि आपके बच्चे ने
क्लास तीसरी से लेकर के और 11वीं 12वीं या फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फिर MA BA या फिर जब वो नौकरी कर रहा है या फिर अभी आप बड़े हो गए नौकरी कर रहे हो, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट कब आया था आपको लास्ट टाइम? कि भाई मजा आ रहा है जिंदगी में, है? पढ़ने में नहीं आया। अगर आपको पैसा ना मिले पढ़ाने का फिर भी इतना ही मजा आएगा। पैसे का दूसरा जुगाड़ कर आएगा। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, जब हम इस रिसर्च पार्ट में थे डॉक्टर साहब, 99.9% लोगों ने जब हमारा फॉर्म भरा, हमने उनसे फॉर्म भरवाया है जब रिसर्च में थे, हमने कहा कि मान लीजिए आपको जितना पैसा अभी मिल रहा है इतना ही पैसा मिले और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही बेनिफिट्स मिले, सेम बेनिफिट्स, मतलब ज्यादा नहीं कम बेनिफिट्स, और आपके पास चॉइस हो अपनी जिंदगी का कोई भी काम करने की, तो क्या आप यही काम करना चाहोगे जो आप कर रहे हो? 1000 लोगों में से कोई 2-4 लोगों ने ये कहा होगा कि हाँ हम यही करना चाहेंगे, वरना हर आदमी अपने उस प्रोफेशन से निकलना चाहता है। पुलिस वाला अपनी औलाद को कह रहा है इसमें नहीं जाना, कुछ और अच्छा सा करना। टीचर अपने बच्चे को कह रहा है कि टीचर नहीं बनना, कुछ और अच्छे से करना। आप तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो इसलिए मजा आ रहा है, स्कूल मास्टर होते तब पता चलता पढ़ाने में इतना ही मजा आता है क्या। सुबह से लेकर रात तक जब कंजर खाना मचा रहता है उसमें भी आनंद लेते हो क्या आप बच्चों के, तब मजा आता है दर्द खाना। क्योंकि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है व्हेन यू हैव टू एंगेज फॉर 24 आवर्स। अगर आप 24 घंटे बच्चों के साथ कनेक्ट रह सकते हो तो आप टीचर हो। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो टीचिंग के नाम पे टीचिंग भी नहीं करते, लेक्चर ही देते हैं। तो बात यह है कि सभी लोग अपना प्रोफेशन छोड़ना चाहते थे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये लोग जो अपना प्रोफेशन छोड़ना चाहते थे, ये लोग अपने बच्चों के प्रोफेशन के डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब इनसे पूछो कि तुम्हारे बच्चों को गाइड कौन करता है कि तुमको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, बोलते हैं हम ही बताएंगे, हमसे ज्यादा कौन जानता हमारे बच्चों को, हमसे ज्यादा कौन बता सकता है हमारे बच्चों को क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है, उनके बच्चों का भविष्य हमें अच्छा पता है। तो तुम्हें अपना पता है क्या? तुम्हारे डिसीजन अपनी लाइफ पे बढ़िया है? नहीं। देन व्हाट? यहां पे सब चर्चाएं होंगी, मतलब आपको मछली पालन सिखाएंगे, घोड़ा पालना सिखाएंगे, कुत्ता पालने की क्लास होगी, सूअर पालने की भी होगी, आदमी का बच्चा कैसे पालना इस पर चर्चा नहीं होगी। नहीं, कमाल की बात। मतलब आदमी का बच्चा सबसे पीछे रखेगा और उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ना ही आपका स्कूल टीचर इसमें इंटरेस्टेड है, आपके बच्चे का स्कूल टीचर, ना ही आपके पॉलिटिशियन इसमें इंटरेस्टेड है, ना ही आपकी सोसाइटी का कोई एंगल इसमें इंटरेस्टेड है। क्योंकि जानते हो क्यों नहीं है? कुछ सोचा है क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? हाँ जी, एनीबॉडी? कोई आदमी आपके बच्चे के लिए कुछ भी ऐसा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बच्चा नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है आपकी रेपुटेशन। आपकी प्रायोरिटी आपकी इन द सेंस, मैं भी उसमें शामिल हूं, कहीं सोचो मैं आपको कह रहा हूं, मतलब मैं पेरेंट की बात, जब मैं आपको कह रहा हूं तो मैं पेरेंट को कह रहा हूं, हमारे सामाजिक ढांचे को कह रहा हूं मैं, मतलब लिटरली इनको नहीं कह रहा हूं जो सामने बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूं जो आज पेरेंट वाली पोजीशन पर हैं, कल को हमारे बच्चे जाने वाले हैं, उनका भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने वही एक तरीका देखा है ना पेरेंटिंग का, जैसे मैंने था और मैंने एक पेरेंटिंग का तरीका देखा है कि समझाओ
नहीं समझता तो समझाओ। है दूसरा तरीका क्या है, बोला वही जाएगा, पहले ऐसे बोला जाएगा, फिर थप्पड़ के साथ बोला जाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी तो डंडे से बोला जाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी तो मेरी तो मां मुसल उठा लेती थी। कितने लोग पी लिया, मतलब और कोई रास्ता नहीं है समझाने का आपके पास ना, सिस्टम के पास कोई तरीका नहीं है, यही है बस। अभी भी आपको आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपको समझाएगी नहीं सही क्या है गलत क्या है, वो आपके ऊपर जुर्माना लगाएगी। आपका मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट से चालान कट के घर आ जाएगा, आप मतलब ये जमा नहीं कराओगे तो फाइन लगा देंगे, ये काम करोगे तो फाइन लगा देंगे, ये करोगे तो जुर्माना लगा। आज से 50 साल से ऊपर के लोग कितने लोग हैं यहाँ, एक बार एंट्रेस करेंगे 50 प्लस के जो लोग हैं, क्योंकि मेरा सवाल का जवाब 50 प्लस के लोग अच्छे से दे पाएंगे। अगर मैं आज से 30 साल पहले के भारत या समाज की कल्पना करता हूं तो पेरेंट और बच्चों का रिश्ता पहले ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? पहले ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम बच्चे भी थे उस टाइम पे। टीचर और बच्चे का रिश्ता पहले ज्यादा अच्छा था कि अब ज्यादा अच्छा? डिप्रेशन लेवल पहले कम था या ज्यादा था? कम था। बीमारियां कम थी या ज्यादा थी? कम थी। भाईचारा ज्यादा था या कम था? पैसा कम था या ज्यादा था? पैसा कम था। आपको ऐसा लगता है? पैसा तब ज्यादा था, कम होते हुए ज्यादा था। लेकिन अगर सेविंग की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए घर बनाया, गाड़ी बनाई, आज हमारे लिए दैट इज नेक्स्ट। नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा और चलो इसी पे ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये बड़ा कमाल का मुद्दा है और आप सब लोग के बच्चे भी बैठे हैं तो मेरे लिए बड़ा अच्छी बात है, मौका मिल गया। मैं पेरेंटिंग पे बात करते हैं लेकिन नहीं बताता हूँ। पैसा क्या होता है? जैसे क्योंकि बिकॉज आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, है ना? जब मैंने कहा कि आप सैलरी के लिए करो, माँ बाप पैकेज के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी। रुपया क्या है? एनीबॉडी? बाइंग पावर। मैग्नीफाइंग ये तो उसका असर हो गया। मतलब अगर मैं कहूं कि ये पैसा है, इसको आप पैसा कहोगे, ये पैसा है, तो वो क्या है? ये देखिए, चलिए थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे थोड़ा आगे चले जाते हैं। किलोग्राम क्या है? मानक है। और क्या बोला बच्चे? यूनिट है। किसकी? मास की। और मेजरिंग यूनिट किसकी? वेट की या मास की, है ना? वही वजन की मतलब, है ना? अच्छा, किसको 1 किलो कहेंगे? हाँ जी, 1000 ग्राम। एनीबॉडी एल्स? 999 ग्राम कह देंगे तो क्या 1 किलो हो जाएगा? 1001 ग्राम कह देंगे तो 1 किलो का मतलब? अच्छा एक बात बताइए, सोने का 1 किलो का भट्टा है, 1 किलो का भट्टा होता है ना, वो सोने का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, उनमें से ज्यादा बढ़िया कौन सा गलत होगा? सभी तो बराबर हैं? सभी बराबर तोलेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि 1 किलोग्राम किस चीज से बना है, वो इस बात पर निर्भर करता है क्या उसमें 1000 ग्राम है। अगर उसमें 1000 ग्राम है
तो वो 1 किलो है, नहीं तो वो 1 किलो नहीं। ठीक है, अब मैं आपको रुपये के बारे में बताता हूं। रुपया कागज का भी होता है, रुपया लोहे का भी होता है, रुपया इससे पहले पीतल का आता था, पीतल का भी होता है, और उससे पहले चांदी का आता था, तो चांदी का भी होता है। तो चारों में से रुपया कौन सा है? सारे हैं? सारे हैं। अगर हम बैंक में जाते हैं तो जो चांदी वाला रुपया है वो भी 1 रुपए में ही काउंट होता है, और जो कागज वाला है वो भी, और जो डिजिट हम ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से भी आजकल यूपीआई से, वो भी 1 रुपया है। तो चांदी वाला रुपया और डिजिट वाला रुपया और कागज वाला, पीतल वाला, लोहे वाला, इन सब को हमारा जो बैंक है वो 1 रुपया मानता है। लेकिन अगर सुनार के पास ले जाएंगे तो चांदी वाले की कीमत 600 रुपया हो जाएगी उसके टाइम, क्योंकि उसमें 1 तोला चांदी है। नहीं, इसका मतलब गड़बड़ नहीं होगी कुछ? समझ नहीं आया? ये तो एक कलाकार लेके बैठा हुआ है? ये हम लोग इस पे बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। 1 रुपया है ये 1879 वाला 1879, और 1 रुपया है 1944 का। जो 1879 का रुपया है इसमें 100% चांदी है, और जो 1944 वाला है इसमें 50% चांदी है, और ये कागज का है, इसमें कोई चांदी नहीं है, ये पेपर है ना। बैंक में इनको 1 रुपया ही काउंट किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन सी धातु का बना है। जैसे किलोग्राम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किस धातु का है, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, इसलिए रुपया भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसका बना है। रुपया उसके मानक पर निर्भर करता है, क्योंकि रुपया लेन देन का साधन है। रुपया इस कागज को नहीं बोलते, लेन देन का साधन। ये 1 रुपए का नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार। क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार। और आपके पास जितने नोट हैं 1 रुपए को छोड़कर, जितने भी नोट हैं उनके ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे एक लाइन लिखी होती है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार ने, यहां भूल गए भारत सरकार कुछ होता है, शायद भूल गए होंगे, है? तो अच्छा मुझे ये बताइए, जब बैंक उस चांदी के रुपए को भी 1 रुपया मानता है और उस लोहे वाले को भी 1 रुपया मानता है, तो इस 20 रुपए को अगर मैं दूंगा बैंक में, तो बैंक मुझे 20 रुपये कौन से देगा? चांदी वाले कि लोहे वाले? लोहे वाले। और जब लेता है तो चांदी वाले को भी 1 रुपए में लेता है। और पता चलता है कि वो जो चांदी वाला रुपया है वो भी रुपया नहीं है, मतलब वो रुपया तो है लेकिन वो उसकी असल वैल्यू नहीं है। ये एक नोट है मेरे पास, ये 1968 से पहले का 5 रुपए का नोट है। देखना कमाल की बात, इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड। आपके वाले नोट पे ऑन डिमांड नहीं लिखा होता, ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। यानी किसी भी बैंक में जाइए, वहां से जब भी आप चाहें मांगे जाने पर मैं 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और नीचे सिग्नेचर हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। यानी कि जब हम इस नोट को किसी भी बैंक में लेकर जाएंगे तो हमको 5 रुपए मिलेंगे, और अगर इसको लेके जाएंगे तो 20 रुपए मिलेंगे, और जब 100 का नोट लेके जाएंगे तो
100 रुपए मिलेंगे। वो 100 रुपए का नोट 100 रुपए नहीं है, वो 100 का नोट है। पता है आपको ये बात? जो हमारे बुजुर्ग है ना 50+ के, वो अपने घरों में शब्द भी यही यूज करते हैं, दियो ये 100 का नोट, दिए भाई 50 का नोट, है ना। अब आजकल की जनरेशन बोलती है 100 रुपए और 50 रुपए, पहले वाली नहीं बोलती थी, पहले वाली नोट ही बोलती थी, क्योंकि उनको पता था कि जितने नोट रिजर्व बैंक छापता है उतने रुपए अपने पास रिजर्व रखता है, इसीलिए उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हम कुछ रिसर्च पार्ट पे गए, हमने दस्तावेज निकाले, 1882 का पेपर करेंसी एक्ट हमको मिला, 1882 का पेपर करेंसी एक्ट। उसके बाद का कोई पेपर करेंसी एक्ट नहीं है इंडिया के अंदर, रिजर्व बैंक का या किसी भारत सरकार का कोई पेपर करेंसी एक्ट नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है 1 रुपया बराबर, पहले मैं आपको बताता हूं 1882 का पेपर करेंसी एक्ट क्या कहता है। वो कहता है कि रुपया अब जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि 15 रुपए की एक मोहर हो जाएगी। 1882 में रुपए का जो मानक है वो मोहर से तय होता है, समझ रहे हो। और मोहर होती थी पहले 10 रुपए की, 10 रुपए की मोहर, एक मोहर। और मोहर क्या होती थी मालूम है? 1 तोला सोना, 1 तोला सोना 10 रुपए का आता था, 10 रुपए की एक मोहर। 1882 के पेपर करेंसी एक्ट में एक मोहर 15 रुपए की कर दी गई। कितने की? 15 रुपए की। उसके बाद से कोई पेपर करेंसी एक्ट नहीं है, बल्कि हमारी आईपीसी के अंदर यह लिखा हुआ है, धारा 230 से लेकर 252 तक ये लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी इस पैसे को डिवेल्युएट नहीं कर सकता, यही वैल्यू रहेगी ताउम्र जब तक सृष्टि रहेगी। वहां से अगर 15 से डिवाइड करोगे 1 तोला सोना को, तो 1 रुपए का जो स्टैंडर्ड बनता है वो 777 मिलीग्राम सोना बनता है। यानी 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। पता है आपको? क्योंकि जब मैं आपको 1 किलो बोलता हूं तो 1000 ग्राम, तो जब मैं 1 रुपया बोलता हूं तो 777 मिलीग्राम सोना। और कमाल की बात क्या मालूम है? नई जनरेशन का बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है, मैं आपको ये क्योंकि ये जो मैंने आपको शुरू में बोला था, आपकी फैमिलीज का टूटना, इट वाज प्लान। आपके बच्चों में डिप्रेशन का आना इज अ प्लानिंग। आपके बच्चों का आज बर्बाद होना, इट्स अ प्लानिंग ऑफ मार्केट। आज आप देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर प्रमोट कर रहा है कि आपका बच्चा सट्टा खेले, ड्रीम 11 की टीम बनाए, और बोलता है कि इसमें जोखिम है, वित्तीय जोखिम है, देखकर खेलना, लग सकती है। समझ रहे हैं? मतलब वो लोग जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो मना कर सकते हैं आप उस एडवर्टीजमेंट को करने से, लेकिन नहीं, वो करेंगे। कोका कोला से धो सकते हो उसको, समझ गए? टूथपेस्ट मिक्स करके और थोड़ा नमक मिक्स करके अगर कोका कोला में कढ़ाई के नीचे लगी कालस है उसको मिटाओगे तो इतनी मिट जाएगी। तो हड्डियों का क्या करती है के अंदर जाके मालूम है आपको? हमारी भारत की पार्लियामेंट में कोका कोला बैन है, क्योंकि 90s के दशक में एक रिसर्च आई थी जिसमें यह पता चला कि इसके अंदर वो केमिकल है जो हड्डियों को गलाते हैं। तो संसद ने बैन कर दी, लेकिन आपके बच्चों के आउटलेट के लिए अवेलेबल है, वो आपके कॉलेज में मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। मतलब अगर ये प्लानिंग नहीं है तो आई डोंट नो ये क्या है। ये आपने कभी भी जाकर के
जो बाजार से आपका बच्चा खाना खा रहा है, आपने कभी पलट कर नहीं देखा होगा आप क्या खिला रहे हो अपने बच्चे को। ब्रेड तो सब खाते हैं, सब खाते हैं, हाथ खड़ा करो, ये सारे खाते हैं, है ना। जा करके आज जाना, ब्रेड के पैकेट के पीछे कौन से केमिकल उसमें इस्तेमाल होते हैं, एक बार उसको पढ़ना, और फिर उन केमिकल्स को सर्च करना, सर्च इंजन पर पता करिएगा कि इस केमिकल के साइड इफेक्ट क्या क्या है। जो केमिकल उसमें पड़े हैं, केमिकल 404, केमिकल 340, ये एसिडिटी रेगुलेटर है, ये प्रिजर्वेटिव है, ये फलाना ढिमकाना है, वो लिखे होंगे, मतलब उसमें नाम नहीं लेंगे, वो कोड में लिखा होगा, कोड सर्च करोगे तो आपको सर्च इंजन पर मिलेगा, फिर उसके साइड इफेक्ट ढूंढना और फिर देखना आपके परिवार में वो बीमारियां हैं क्या, आपको पता चलेगा यस वो बीमारियां हैं आपके परिवार में। जो भी चीज आप ज्यादा खाते हैं घर में, उसके पैकेट के पीछे देख लेना उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव, क्या क्या उसमें केमिकल पड़े, और फिर देखना वो बीमारियां आपके घर में हैं, आपको पता चलेगा यस इट्स अ प्लान, इट्स अ प्लान स्ट्रेटजी। ठीक है। अगर आपको टेलीविजन के बारे में पता चले, क्योंकि आज मैं अगर आपसे कहूंगा, मैंने अपने पैम्फलेट के अंदर भी आप सबने, इस टीम ने पूरा जोर लगा करके आपको क्या कहा कि आपका बच्चा अगर जिद्दी बहुत हो गया है, आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, आपका बच्चा अगर चिड़चिड़ा है, यही सब बातें लिखी हुई हैं, यही तो बीमारियां। अभी मैं उस पे ये ईशानी बैठी है, इसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पिछली बार वाले भी, उससे पहले वाले भी, तो मैं उससे पूछ रहा था देखना जरा क्या क्या है, तो वो बोलती है इसमें तो वही प्रॉब्लम्स है, सभी पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम्स है, सभी की। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जाकर के सारे जने एक बार जाकर के अपना लैब टेस्ट कराओ, आपको पता चलेगा आपका सबका लीवर फैटी है, सबका। इनका नहीं है, राजीव दीक्षित आ रहा है। हाँ जल्दी सो जाते होंगे। मतलब ये मैं उनकी बात कह रहा हूं जो शहर के कल्चर में ढल गए हैं, जिनको पता है कि इंटरनेट 10 बजे के बाद ही फास्ट चलता है ना, जानबूझकर इट्स अ प्लानिंग कि इंटरनेट 10 बजे के बाद फास्ट चलेगा। कैन यू इमेजिन? इट्स अ प्लानिंग। गांव में जब लाइट पहली बार दी गई तो लाइट शाम को 8 बजे आती थी, ताकि आपके जो बिजली के ऊपर निर्भर होने वाले काम है वो 8 बजे के बाद चालू हो, और करते करते आप फिर 10 बजाएं, और 10 बजे के बाद आपकी नींद उड़ जाए। और जब कोई व्यक्ति 9 बजे के बाद तक जाग रहा है, उसका लीवर फैटी होना कंफर्म है। मतलब आप बच ही नहीं सकते। ये सारा का सारा एक लाइफस्टाइल डिजीज, ये पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है, ये खराब खाने की वजह से नहीं होता है, सिर्फ लेट सोने की वजह से होता है। इट्स अ साइंस कि आप जहां पैदा हुए हो, अगर उसके 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे की सब्जी, फ्रूट और अनाज खाते हो तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसीलिए ये प्लानिंग की गई कि आपके गांव में कोई दूसरे गांव से पढ़ाने आएगा और आप किसी और शहर में जाकर पढ़ाओगे। आप जो काम कर रहे हो यही काम आपके गांव में कोई और कर रहा है जो आप यहां कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? मतलब आप माइग्रेट हो जाओ अपनी जगह से, कि तभी आप बीमार होगे। तभी आप बीमार होगे तो आप फार्मा कंपनी के जीवन भर के कस्टमर बनोगे। लाइफ टाइम मार्केट तभी तो चलेगी। टेलीविजन में जिस वक्त धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन की फिल्में आने लगी, राज कपूर की फिल्में आने लगी, आपको जानकर हैरानी होगी, उस टाइम हमारे गांव के कल्चर में विधवा औरत नहीं होती थी, अनाथ बच्चा नहीं होता था। क्यों जी अंकल जी? नहीं होता था ना? एक भी विधवा औरत नहीं होगी, एक भी अनाथ बच्चा नहीं होगा। जिसके पेरेंट नहीं बचे, उसके चाचा ताऊ में कोई भी परिवार में उसको नाम देगा, वो नाम चलेगा, फिर बाद में उसकी जमीन उसको पकड़ा करके उसको अपने जीवन के लिए सेट कर देंगे। अगर किसी लेडी के हस्बैंड गुजर गए हैं तो उस मतलब जैसे भी परिवार सहमति से कोई भी सुटेबल वर देख करके शादी हो जाएगी।
ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा करना पड़े, नहीं। और हमारे घर में औरत की जगह क्या होती थी, जो कंपनी में मैनेजर भी होती है। मैनेजर कुर्सी में बैठा रहता है, सारे सेल्समैन मेहनत करके आते हैं, सारा कलेक्शन इकट्ठा करके मैनेजर को पकड़ाते हैं कि लो भागना, है ना। वो बताती है कि बेटी के शादी में किसको क्या देना है, किसके यहाँ क्या जाएगा, किसके यहाँ क्या जाएगा, ये बताते थे ना। ये मैनेजर का रोल था। लेकिन फेमिनिस्ट लोगों ने प्लानिंग के तहत आपकी औरत को कहा कि नहीं, तुमको बाहर आकर मजदूर वाला काम करना चाहिए, और उसको सड़क पे लड़ा दिया, नौकर बना दिया, सेल्समैन बनाने दो, अब वो नौकरी करो तुम, मतलब उसका लेवल इतना डाउन गिरा है प्लानिंग। अब घर में लोन लेता था आदमी, उनको पता है इनकी औरतों का सम्मान अभी बचा हुआ है, तो इनकी औरतों को निकालो बाहर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नौकरी, बिजनेस, आईटीआर फाइल करो इनके नाम पे, फिर आईटीआर फाइल होगी और फिर मार्केट खत्म होगी, और फिर मार्केट खत्म होगी, फिर औरत कर्जा नहीं चुका पाएगी, और फिर औरत का आत्मसम्मान भी गया। जिस समाज की औरत का आत्मसम्मान चला गया, उस समाज का सत्यानाश तय। उसके बच्चों को तो दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती। आपकी अगली जनरेशन को बर्बाद करने के लिए आपके परिवार में झगड़ा होना, आपके परिवार में औरत का आत्मसम्मान गिरना बहुत जरूरी है। और औरत का आत्मसम्मान केवल तब गिरेगा जब वो बाहर गालियां खाकर आएगी। प्राइवेट नौकरी में गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और ये आप जाकर के देख लीजिए, गुड़गांव के कल्चर में जाके देखिए, चंडीगढ़ की प्राइवेट कंपनियों में कल्चर देखिए आप, कैसे धराशायी होता है हमारे लिए घर की औरतों का आत्मसम्मान। यहाँ पे पीजीआई में जाके देख लीजिए, नर्सों से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, लेडी कांस्टेबल से पूछिए, लेडी बिजनेसमैन से पूछिए, किसी से पूछिए, आपको पता चलेगा कि उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। तो पूरे समाज को तोड़ने के लिए इट्स अ प्लानिंग एंड वी कांट अंडरस्टैंड। कैसे बर्बाद होंगे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। एक कैलकुलेशन लगाइए, मेरे घर में 150 रुपया रखा हुआ है, देखना कमाल की बात, कितना रुपया रखा है, सिर्फ 150 रुपया रखा है। आप कह रहे थे ना पैसा ज्यादा था, पैसा कम था, भी बता रहा हूं 150 रुपया रखा है। मैं बीवी से बात कर रहा हूं कि भगवान एक मोहर 10 रुपए की आती है, तो कितनी मोहर आ जाएंगी, कितनी मोहर आ जाएंगी, 15 मोहर। 15 मोहर मतलब 15 तोले सोना, कि कल जाकर बैंक से और मैं इन 150 रुपया का सोना ले आता हूं। क्योंकि सोने की खासियत क्या है, सोने को स्टैंडर्ड क्यों बनाया, सोने को मानक इसलिए बनाया क्योंकि सोना क्षय नहीं होता है, सोना झड़ता नहीं है। जैसे लोहा है, लोहा को रख दिया जाएगा, जंग लग करके वो खत्म हो जाएगा, चांदी भी खत्म हो जाएगी। सोने की खासियत क्या है कि आपने 1 किलो सोना अगर गड़ा दिया धरती में और 10,000 साल बाद भी निकालोगे तो कोई थोड़ा मोटा फर्क मिला तो मिला, नहीं तो एग्जैक्ट उतना ही निकलेगा। इसीलिए सोने को मानक रखा। एक्चुअली धन होता है, जितना धन सरकार के पास होता है उतना ही पैसा छपता है। तो सरकार धन रखती थी पहले, धन होते हैं 3-4, पशुधन, मानव संसाधन, मानव को भी धन बोला, जहां भी पैदावार होती है ना वो धन है। जैसे आदमी से आदमी पैदा होता है, जानवर से जानवर पैदा हुआ, अब 2 थे, एक बच्चा पैदा हुआ, 3 बन गए, पैदावार बढ़ी ना। ऐसे ही बीज है, एक बीज खेत में डाला, उसमें से 40 बीज निकल गए, 100 बीज निकल गए, 1000 बीज निकल गए, बाजरे के आटे, समझ गए ना। एक बीज से कई बीज, ऐसे ही एक जानवर से कई जानवर। तो पशु भी धन काउंट होता है, अनाज धन में काउंट होता है। तो जमीन से जो भी निकलता है, चाहे कोयला निकले, तांबा निकले, दस्त निकले, एल्यूमिनियम निकले, सोना निकले, चांदी निकले, वो सब धन है। तो जितना धन देश के पास होता है उतने ही नोट छापते हैं। वो धन आपस में विनिमय कर सको, ताकि आप अनाज लेके जाओगे, अनाज की बोरी लेके जाओगे किसी को, फिर लाके वहां से दूसरा अनाज लेके आओगे। इससे बढ़िया क्या है, अनाज की बोरी देके धन ले लो, फिर उस धन से जो वो धन का टोकन ले लो। इस जो नोट है ये धन का टोकन है, और वो टोकन देकर के आपस में ले लो। और जब आपको जरूरत पड़े जाके अपना धन, अपने रुपए वहां से ले लो, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जब आपको अपना सोना चाहिए, अपना जाकर के रिजर्व बैंक से ले लो, ये लिखा हुआ है।
आरबीआई एक्ट जब बना 1934 में, आरबीआई एक्ट की धारा 26 में यह लिखा हुआ है कि आरबीआई बाध्य है आपको अपने नोट के बदले का सोना देने के लिए। ये लिखा है, कहीं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो पेपर करेंसी एक्ट बन रहा। देखो सोचो, 1882 की उस रात मैं अपनी घरवाली से जिक्र कर रहा हूं दिन में कि मेरे पास 150 रुपया रखा है और 10 रुपए की एक मोहर है, तो कितनी मोहर आ जाएंगी? 15 मोहर, यानी 15 तोले सोना। और उसी दिन सरकार एक कानून पास करती है जिसमें सिर्फ वो इतना करती है कि कल से एक मोहर 15 रुपए की मानी जाएगी। तो अब अगले दिन जब मैं बैंक में जाऊंगा तो 150 रुपए में कितनी मोहर आएंगी? मतलब 10 तोले सोना। घर में 150 रुपया उतना ही रखा हुआ है, लेकिन अब उसके बैंक में कितना सोना हो गया? 10 तोले, यानी 5 तोले सोना, यानी पूरे देश का 1/3 सोना सिर्फ एक कागज के टुकड़े से गायब होगा। रुपया 150 रखा हुआ है। अब आपके 150 रुपए में कितना धन आता है, ये कैलकुलेट करिए। हाँ, 1 रुपए में 1 रुपया बराबर लगभग 4800 रुपया बनता है, यानी जो आपके पास है। यानी 100 रुपए का अगर नोट है तो लगभग 100 रुपए अगर आपके पास है तो लगभग 50,000 रुपया होना चाहिए। तो क्या आपके पास अपने पुरखों से ज्यादा रुपया, डिजिट हो सकते हैं, नोट हो सकते हैं, रुपया नहीं है आपके पास ज्यादा? रुपया मतलब जितना सोना है। अच्छा सोचो, अगर सरकार आपको यह कह दे कि कल से आपके नोट के बदले कोई सोना नहीं मिलेगा, तब जितनी मेहनत करी, जितना पूरा सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह फिरे, वो क्या है? भाई जो जेब में आपके पास, देखो ना, ये तो आपने सबने देखा ही होगा ना, ये गुलाबी गुलाबी सा, ये तो देखा ही होगा, है ना? अब ये कितने मिनट चलेगा? ये 0 है भाई साहब। इस टाइम पे अगर आप मार्केट में लेकर जाओगे, इसको कोई लेगा भी नहीं आपसे। नाउ दिस इज नॉट अ नोट। हालांकि सरकार ये कहती है कि लीगल टेंडर है, अभी आरबीआई में चलता है, लेकिन ये आपके अकाउंट में जमा होगा, बट मार्केट में ये नहीं चलेगा। ऐसा क्या है कि आरबीआई में चलेगा और मार्केट में नहीं चलेगा? अभी इसके पीछे हमने आरबीआई से 2-2 हजार के नोट लगा के पूछा हुआ है कि 2000 रुपए में लगभग 1.5 किलो सोना बनता है हमारा दोस्त। अब आरबीआई चुप है, बोल ही नहीं रही, ना वो ये कहती कि नहीं बनता, ना वो दे रही हमको पैसा। अभी पिछले 2 साल से हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे 2000 रुपए में 1.5 किलो सोना बनता है, हमारा दो, हमको अपना रुपया चाहिए। हम बैंक में गए, हमने कहा भैया हमारा 2000 रुपए नोट पकड़ो और हमको हमारे रुपए दो। कहता रुपए मतलब 500 के, अरे 500 का नोट है, रुपया नहीं है, रुपया दो। पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से रुपया। ये मैंने जिक्र इसलिए किया कि आप सब लोग अपने बच्चों को इस कागज के टुकड़े के लिए दौड़ा रहे हो, और इस कागज के टुकड़े के पीछे कोई धन नहीं है, तो असल में ये कुछ भी नहीं है। तो हम जो कर रहे हैं, इट इज फॉर नथिंग एट ऑल। इसीलिए आपकी दादी के पास गले में, कंठी में चांदी भी होती थी, सोना भी होता था, पैरों में भी चांदी होती थी, हाथों में भी चांदी होती थी। आज किसी की दादी के पास नहीं बचा हुआ, कुछ भी नहीं बचा हुआ। सबका गोल्ड भी गोल्ड लोन के नाम पे बैंकों में पड़ा है, एंड एवरीबडी इज अंडर डेट। एवरीबडी, जितने भी पेरेंट यहां बैठे हैं, किसी ने मकान, किसी ने दुकान, किसी ने घर, किसी ने खेत, किसी ने ट्रैक्टर, किसी ने गाड़ी, किसी ने बाइक लोन पर ले रखी है ना? आपने भी ले रखी। और उस चक्कर में हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, साथ में हमें चिंता करते हैं इन बच्चों का क्या होगा। हमारी तो जैसे तैसे कट गई,
हमारे टाइम में तो इतना कंपटीशन नहीं था, हमारे टाइम में तो फिर भी जगह थी, अब इनका क्या होगा। फिर से वहीं आते हैं बच्चों पर, यही है पेरेंट्स का कंसर्न, यही है ना कि इन बच्चों का क्या होगा। अब एक काम करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए दिमाग में और कैलकुलेट कीजिए अपने बच्चों के जिस करियर की दिशा में आप उनको लेकर के जाना चाहते हैं उस तरफ। समझिए क्या, मान लीजिए आप अपने बच्चे को कोई खास नौकरी के लिए तैयार करना चाहते हो, तो पिछले 5 साल का सोसाइटी का रुझान देखिए क्या है पिछले 5 साल का। उसमें 2 चीजें नोट करनी है आपने। पॉइंट नंबर 1, कितनी पोस्ट थी, दूसरी चीज कितना सिलेक्शन, वो तो पोस्ट से ऊपर नहीं हो सकता, 1000 पोस्ट है तो 1000 बच्चों का ही, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे, कितनी एलिजिबिलिटी थी। किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया क्या कभी किसी नौकरी के लिए? आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं बताता हूं आपको, पढ़ा किया कितना बनता है, कैलकुलेट करके मास्टर्स ही छोड़ दिए। ये यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था, कैलकुलेट किया और मास्टर्स छोड़ दिए। मालूम है क्यों? किसी भी नौकरी में, प्राइवेट है या सरकारी है, एलिजिबिलिटी कितने बच्चों की है और कितनी पोस्ट निकलती है, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो 0.01% से लेकर 0.1% तक का सक्सेस रेट मिलेगा आपको। मतलब मैक्सिमम जो परसेंटेज पास मिलेगा वो 0.1 मिलेगा। इसका मतलब 99.99 से लेकर 99.9% से लेकर 99.99% तक का फेलियर रेट गारंटीड है आपके बच्चे के लिए। गारंटी है कि आप जिधर भी अपने बच्चे का सिलेक्शन करवाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा 1% हो जाएगा। ज्यादा है मतलब हद है तो 100 में से, अदरवाइज 1000 में से एक बच्चा ये सिलेक्शन देगा। यानी कि 99% फेलियर गारंटी। आपके बच्चे को आप ऐसी शिक्षा दिला रहे हो। किसी को शक है? कोई एक पोस्ट के लिए सर, कोई किसी भी नौकरी के लिए सबसे कम एप्लीकेशन कौन सी नौकरी के लिए आएगी? जो सबसे टफ होगी, है ना? सबसे टफ हमारे यहां यूपीएससी को माना जाता है। क्यों जी? यूपीएससी को पिछली बार 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 900 पोस्ट थी। हम लोग 1000 पोस्ट मान लेते हैं, फालतू कर देते हैं और 15 लाख से 10 लाख पे ले आते हैं। अगर 1000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो 1/10 बनता है, 0.1%। आपका बच्चा 14 घंटा पढ़े, आपका बच्चा 16 घंटा पढ़े, 20 घंटा पढ़े, 24 घंटा पढ़े, वो सुबह से लेकर रात तक पढ़ता ही रहे, 0.1% से ऊपर सिलेक्शन नहीं होगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर 900 बच्चों का सिलेक्शन होना तो 900 ही होंगे। वो आपका होगा तो मेरा रह जाएगा, मेरे का होगा तो आपका रह जाएगा। ठीक है? अब कमाल की बात आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर बताता हूं। जितना बच्चा 12वीं करता है, जितना भी बच्चा 12वीं करता है, उसका केवल 15% बच्चों को ही ग्रेजुएशन की सीट्स अवेलेबल है। सीट ही नहीं है। समझ गए बात आप? मतलब आपके बच्चे के मार्क्स कितने हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क क्या पड़ने वाला है कि आपके बच्चों में से 85% बच्चों का सिलेक्शन ग्रेजुएशन के कोर्स में नहीं होगा। कुछ का आईआईटीज में नहीं होगा, कुछ का इंजीनियरिंग में नहीं होगा, कुछ का मेडिकल में नहीं होगा, फिर कुछ का
कॉलेजेस में फिर नहीं, साइंस में नहीं होगा, फिर कुछ कॉमर्स में, फिर कुछ आर्ट्स में, फिर कुछ किसी में नहीं होगा। है ना कमाल की बात? जब आपके बच्चों के लिए सीट ही नहीं है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ये तो आप क्योंकि शहर में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो, तो आप 2-2 कोचिंग भी अफोर्ड कर सकते हो, 3-3 करके किसी ना किसी तरीके से एडमिशन करवा जाते हो। एक बार जाकर अपनी कंट्री साइड जाकर देखिए, अपने गांव में जाकर देखिए, आपके बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज का लेवल क्या है। और कमाल की बात यह है, आपको आपके गांव से माइग्रेट करना इज अ प्लानिंग, इज अ पार्ट ऑफ प्लान। क्योंकि आप जितनी हेल्दी अपने गांव में रहोगे, जितने जड़ों से जुड़े अपने गांव में रहोगे, जितने मजबूत अपने गांव में रहोगे, उतने मजबूत आप कहीं नहीं रह सकते। उसका एक कारण है, हमारे यहाँ एक नियम है, अपने संविधान में ही दिया हुआ है कि यदि आप अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हो, अपनी धोती और अपनी पगड़ी आपने नहीं छोड़ी है, तो आपके ऊपर संविधान का कोई कानून लागू नहीं होता है। आपका कोई फाइन नहीं कर सकता, आपको गाड़ी की आरसी बनवाने की जरूरत नहीं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं। और अगर आपने इस बात की सत्यता की जांच करनी है तो जितने सरदार जी बैठे हुए हैं, ये अपने निहंगों के बारे में पता कर लीजिए। किसी निहंग को किसी सरकार का कोई कानून पास, वो जितनी मर्जी बंदूकें रख सकते हैं, जो मर्जी हथियार ले सकते हैं, जिधर मर्जी जा सकते हैं, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी वीजा की जरूरत नहीं है, कहीं भी पूरी दुनिया में घूमने के लिए उनको किसी भी कागज की जरूरत नहीं है, किसी पेपर की जरूरत नहीं है। ये मालूम है उनको। इसीलिए आपकी धोती आपसे छुड़वाई, आपकी पगड़ी आपसे छुड़वाई। सिखों में भी अभी जो नई जनरेशन है वो पगड़ी बांधने से भी डरने लगी है, मतलब कतराती है, क्योंकि उसको बदनाम इस तरीके से किया जाएगा कि हमें शर्म आएगी। जैसे जाट आंदोलन हुआ तो हमको जाटों को बदनाम किया गया। आपको बताऊं, यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था सन 2000 में यूपीएससी में कि कौन सी जाति, कौन सी जनजाति लुटेरी है। सर्च करोगे ना, कोई जनजाति यानी ट्राइबल, तो उसका आंसर था भील। भील जाति सबसे बड़ी समस्या थी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बाजार के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। तो भीलों के बच्चे अपने आप को भील ना कहें तो उनको शर्म आएगी, तभी तो वो भील ना कहेंगे। सरदारों के बच्चों को शर्म आएगी तभी तो कहेंगे मैं सरदार, तो दिखेंगे ही ना, वो अपने मतलब पगड़ी को ही हटा देंगे। हम लोग जो गांव से हैं, हम लोग जानबूझकर फिल्मों के अंदर ये दिखाया कि पापा मिलने आया गांव से और बच्चा जो है वो कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठा था, उसके पिताजी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, किसान की वेशभूषा में था, तो वो जो बच्चा है वो अपने दोस्तों को कहता है, वो अपने पिताजी को तो ऐसे टाल देता है, फिर उन दोस्तों को कहता है नहीं नहीं मेरे पिताजी नहीं, मेरे नौकर था लगा। सुना है ये डायलॉग सबने, सबके सामने आया हुआ ये डायलॉग। कम उम्र का बच्चा हो, बड़ी उम्र का, हम लोग सबके सामने, कभी पंजाबी फिल्म में, कभी हिंदी फिल्म में, कभी किसी फिल्म में। इट वाज अ स्ट्रैटेजी कि जो आपकी जड़ों से आया है उसका तिरस्कार करो। और जो कोट पैंट में पहना है, देखिए जरा, एक बार ये जो नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं ना, पहली दूसरी में, एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने आज से 5-10 साल पहले, मतलब मैं लगातार कर रहा हूं और आप भी कर सकते हैं। तड़ीपार तो बताइए कौन है इस देश में, जानते हो ना तड़ीपार को? तड़ीपार की फोटो लगाओ, उसके ऊपर कोट पैंट लगाओ, फिर उसके पिताजी की फोटो लगाओ कुर्ते पजामे में या फिर पैंट शर्ट में, मेरे पास भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अमेज़न पे जाएंगे, बेस्ट सेलिंग किताब है, 250 रुपए की किताब है, पर उन्होंने हमें इसलिए दिए कि आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप रुकोगे तो मैं मंगवा भी दूंगा, अगर मान लो नहीं तो आप ले लीजिएगा। आपको पढ़ना होगा, आपको जानना होगा कि कितनी खतरनाक आपके बच्चों के प्लान चल रही हैं, आपको नहीं मालूम है। साइंटिस्ट ने भी ये बात बताई थी, लेकिन वो बोलता है डरपोक आदमी, मेरा नाम नहीं पता। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब,
अभी वो नाम मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बड़े टॉप ऑफिशियल में से जब गिरफ्तार हुआ, जेल से बाहर आया, मुझे बुलाकर बोला, उसने बोला मेरा नाम मत लेना, लेकिन मैंने वीआरएस इसीलिए लिया कि मुझसे ये नरसंहार करवा रहे थे और मैं ये नहीं कर सकता था। मुझे मालूम है इससे लोग मरने वाले हैं, मुझे पता है कि ये सब फ्रॉड चल रहा है, मुझे मालूम है कि ये जो मतलब मैंने कहा ये जो हॉस्पिटल्स में, वो कह रहे अरे मेरे को बोला बलारा जी मुझे इस बात का खतरा है, सॉरी मुझे इस बात का अचंभा है कि हॉस्पिटल से लोग जिंदा कैसे आए। वो जो प्रोटोकॉल था जिन दवाइयों का, वो खाने के बाद तो सीधा साधा आदमी एक डोज अभी शाम को खा लेने के बाद को 12 बजे सुबह तक डेड बॉडी आएगी इसकी, बच ही नहीं सकता। बोला जो बंदा हॉस्पिटल से जिंदा आया उस दौरान का, उस बंदे को या तो शुगर मिलेगा या लीवर बैठ चुका है या किडनी बैठ चुकी है उसकी। वो दवाइयों का ही खेलता था। वो जो दिया गया था इतना पाउच, वो किडनी फेलियर के लिए ही दिया गया ताकि सुबह तक बंदा गाय, मतलब इतना बड़ा गेम था। पीपल कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि लालच और डर ये दो चीजें ऐसी हैं। आप अपने बच्चे को करियर ऑप्शन में क्यों लेके जाना चाह रहे हो? कोई चीजें लालच